अगर इस तरह से आमने सामने ऐसे लगता है कि बैठे हैं, तो जो भी कंफर्टेबल हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो कंफर्टेबल हो वो खोल लें, जो है वीडियो ऑन कर लें। तो मैं अपने बारे में, वैसे तो भैया जी ने, भाभी जी ने बता दिया है। तो हैप्पीनेस के कंटेंट डेवलपमेंट में जो है हमारी हैप्पीनेस टीम के डायरेक्टोरेट दिल्ली की तरफ से 16 मेंटर टीचर्स और हमारे साथ कुछ एनजीओ के मेंबर्स मिलके जो है 40 मेंबर्स की टीम बनी थी, जिसमें कि हमने ये कंटेंट डेवलपमेंट किया। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने शिक्षा मंत्री का, एजुकेशन मिनिस्टर का। उन्होंने हमें मध्यस्थ दर्शन से अवगत कराया। मध्यस्थ दर्शन के लिए हमें हर 2 महीने में 10 दिन के लिए हापुड़ जो है डिपार्टमेंट ने भेजा, जिसमें कि हमने 4 दर्शन पढ़े। और उसके बाद हैप्पीनेस कंटेंट में जो बात कही गई है वो उसी धरातल पर है, क्योंकि हमने वहीं से ट्रेनिंग ली और उसमें एनजीओ के मेंबर्स भी हमारे साथ थे, जिसमें कि हमारी ट्रेनिंग हुई। और उसमें कंटेंट बाद में जो डेवलप हुआ, उसमें मध्यस्थ दर्शन के सूत्रों के आधार पर भी हमने यानी कि वो कंटेंट डेवलप किया। अगर आपने हैप्पीनेस की बुक्स पढ़ी हों तो उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक नोट, तो शिक्षक नोट यानी टीचर्स के लिए नोट दिए हुए हैं कि टीचर्स उनको पढ़ें और उन कहानियों और एक्टिविटीज के माध्यम से वो ये जान पाए कि फ्लो किस तरफ जाना है। यानी कि परंपरा में कहानियां तो सब सुनते आ रहे हैं, एक्टिविटीज भी होती रही हैं, लेकिन उसमें एक मनन चिंतन के प्रश्न हैं, और जिस तरफ वो जो है वो धारा बहनी है, यानी कि कहानी गतिविधि के बाद लेके जाना है बच्चों को, तो उसके लिए वो प्रश्न रखे गए हैं। और इस तरह से शिक्षक के लिए नोट भी रखे गए हैं, टीचर्स फॉर नोट, तो जिसमें कि टीचर्स को डायरेक्शन मिल जाए कि हमने किस तरह से कहानी सुनानी है बच्चों को, और फिर उसके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है। तो पिछले हफ्ते जो बात हुई थी उसमें बात हुई थी हैप्पीनेस व्हाट व्हाई, क्यों जरूरी है। तो उसके हमने बात की थी कि उसके बैकग्राउंड पे कि हैप्पीनेस के लिए जरूरत क्या है, हैप्पीनेस के खुश रहना क्यों जरूरी है, और हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो जिसमें हमने कुछ स्लाइड्स मैंने दिखाई थी। मैं पिछले हफ्ते की स्लाइड्स को 5 मिनट में एक बार दोबारा से दिखाती चली जाती हूँ, ताकि आपको याद में आ जाए कि किस तरह से सेशन की शुरुआत हुई थी। तो 5-10 मिनट में मैं वो पूरी बात रखते हुए फिर पेडागोजी पर बात करूंगी, ठीक है। तो आप में से हो सकता है कुछ साथी नहीं होंगे पिछले संडे को, है ना। तो इस बार थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से वो स्लाइड्स आपके सामने फटाफट शो करती जाती हूँ, जिससे कि आपका पहले का जो जानकारी है वो भी थोड़ा अच्छे से आप उसको समझ पाए। तो मैं स्लाइड्स शो कर रही हूँ भैया जी। सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? जी दीदी, बिल्कुल साफ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जो बात की थी कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने जो इनिशिएटिव लिया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का ये एक सपना था कि हैप्पीनेस का कंटेंट जो है वो डेवलप किया जाए, जो हमारे दिल्ली के स्कूल्स हैं। तो दिल्ली के 8 लाख बच्चे और नर्सरी से 8th क्लास तक ये करिकुलम जो है डेली सुबह क्लास में 40 मिनट्स की क्लास होती है। तो ये उन्हीं का, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी का ही विजन था। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट
नीड एंड बैकग्राउंड पर कि हैप्पीनेस में नीड एंड उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले स्लाइड जो आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। तो हैप्पीनेस क्या है? जो आप सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें हार्मनी है कि नहीं है। रिपोर्ट डेट 4 जुलाई की, जिसमें कि इसमें लिखा गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम फेल्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1947 में लिटरेसी रेट 12% और 11 में 74% और ह्यूमन वैल्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये जो है आप पढ़ पा रहे होंगे कि इट इज़ फॉर्चुनेट दैट today education, instead of reforming the human behavior, in our humble opinion, appear to have failed to achieve its objective। यानी कि शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने में हमारा एजुकेशन सिस्टम नाकामयाब रहा है। तो उसकी वजह से स्ट्रेस, वायलेंस, एंजाइटी, बुलिंग, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रही हैं, हम सोसाइटी में देखते ही हैं। कोठारी कमीशन 1966 में भी उन्होंने एम्फेसिस किया था डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज फॉर पीस एंड हार्मनी पर, लेकिन वो भी अचीव नहीं हो पाया टिल डेट। 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पर भी चर्चा हुई थी, जिसमें कि सोशल और ह्यूमन वैल्यूज के इंश्योरेंस पर बात थी। नॉट मच फोकस ऑन मार्क्स, कि मार्क्स पर फोकस ना करके सोशल और ह्यूमन वैल्यूज पर फोकस किया जाए, पर वो भी अचीव नहीं हो पाए टिल डेट तक। और हमारी एज ए ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो ये हमारी एस्पिरेशन है। तो यूनेस्को रिपोर्ट 96 में जो आई, तो उसमें भी लर्निंग के 4 पिलर्स बताए गए कि 21वीं सदी के लर्निंग के 4 पिलर्स क्या होंगे, जो आपके सामने हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो आगे बढ़ते हैं। ग्लैंस ऑफ एनसीएफ 2005। तो इस पर अगर आप निगाह दें तो देखिए आप कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पीस, ह्यूमैनिटी, हार्मनी इन सोसाइटी, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिलेशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो 2005 में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये हमने टारगेट्स हैं जो हम अचीव करना चाहेंगे, लेकिन ये टारगेट्स आप खुद सोच के देखें कि क्या अचीव करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। पूरा वर्ल्ड देखें, ओनली इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखें तो क्या हमारी शिक्षा, हमारा एजुकेशन सिस्टम इन पॉइंट्स को अचीव करने में सक्षम रहा है या नहीं, ये सोचने का मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पर। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंड फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स, एम्पैथी, डील विद स्ट्रेसफुल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, सोशल अवेयरनेस। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इन ऑब्जेक्टिव्स में हमने बात की थी पहले भी कि मेन एजुकेशन का मुद्दा क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ स्किल को जो है बच्चों में हम देख पाते हैं कि आजकल बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर आ गए हैं और इतना तो कमा लेते हैं कि घर का गुजारा हो पाए, है ना। इतना स्किलफुल भी हो जाता है, एजुकेशन सिस्टम से हो पा रहे हैं, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है? क्या उनकी कोई उनमें मॉरल वैल्यूज हैं? समझ का स्तर कितना है? तो हम इन मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। तो ये फोटो है 2018 में
श्री दलाई लामा जी ने हमारा जो है हैप्पीनेस करिकुलम के जब लॉन्च हुआ था दिल्ली में, तो हमारे ये साथ में एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर हैं, दिल्ली मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी और श्री मनीष सिसोदिया जी। तो ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो हैप्पीनेस करिकुलम के पर्सपेक्टिव एंड कंटेंट पर हमने बात की थी कि फंडामेंटल डिजायर है हैप्पीनेस। उसमें हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग बीइंग्स, सोचते हैं, समझते हैं। फिर हमने व्हाट इज इट, हैप्पीनेस पर बात की थी कि हमारे सोर्सेज क्या हैं। हैप्पीनेस सोर्स है या स्टेट ऑफ माइंड है? तो यहाँ आपने ही बताया था कि इनर स्टेट है, जिस पर कि हमने मीडियम और गोल पर भी चर्चा की थी। और मीडियम और गोल क्या है, तो इस पर भी हमारी चर्चा हुई थी। What are notions of happiness? What is happiness? How to achieve it? तो अब ये प्रश्न है हमारे सामने कि हैप्पीनेस क्या है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट, एब्सेंस ऑफ कंफ्लिक्ट, सेटिस्फेक्शन, पीस, कंटेंटमेंट। यानी कि स्थिति एक और सोर्सेज अनेक, सोर्स बहुत से हैं। हैप्पीनेस ट्राइड पर भी चर्चा हो चुकी है, जिसमें कि सेंसरी प्लेजर पर बात हुई थी। Pleasure we get through the five senses like eating, watching a film, listening to music। यानी कि जो 5 इंद्रियों से, सेंसेस से हम जो हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो किसमें है? एक फिल्म देखने में, म्यूजिक सुनने में। अच्छा म्यूजिक सुन लिया, खुश हो जाते हैं। अच्छा फिल्म देख ली, खुश हो जाते हैं। ईटिंग, मनपसंद आइसक्रीम मिल गई या मनपसंद बच्चे को चॉकलेट मिल गई तो वो खुश हो जाते हैं। और हमें भी है, बीइंग अ यंग, और जिससे भी बात की जाए तो वो ये सबको ही अच्छा लगता है कि उन्हें सेंसरी प्लेजर चाहिए। फिर बात हुई थी हार्मनी इन फीलिंग्स की, अच्छे भाव, स्थिर भाव से, यानी फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, केयर, लव, ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा इन रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी कि जब हम परिवार में जीते हैं तो कैसे जीते हैं? क्या हमारे मन में अफेक्शन है? बच्चों के लिए हम केयर करते हैं? हमेशा वो भाव बना रहता है या कभी कभी हम भी परेशान हो जाते हैं? तो इन मुद्दों पर चर्चा जो है हमें बहुत ज़रूरी है करनी, कि फीलिंग्स में हम अपने भावों को देख पाएं, भाव स्थिर हैं या अस्थिर हैं, यानी कि उनमें स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है, ट्रस्ट है, विश्वास है, विश्वास के साथ जीना कैसा हो, विश्वास से हम समझते क्या हैं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से हम क्या समझते हैं, क्या दूसरों के आगे नमस्कार कर देना या पैर छूना ही रिस्पेक्ट है या रिस्पेक्ट कुछ और है, तो कॉन्फिडेंस क्या है। तो इस तरह से हमारे फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी रिलेशनशिप्स हैं, हम जीते कैसे हैं, उसमें हमारे भाव कैसे हैं, इस पर चर्चा जो है वो होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए इसे हार्मनी इन फीलिंग्स में जो है सारे वैल्यूज़ की बात कही गई है। फिर आते हैं हैप्पीनेस ट्राइड पे, गोल एंड क्लैरिटी बेस्ड, लक्ष्य व समझ से। तो पिछली बार भैया जी ने बोला था कि यहाँ पर ये थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत है। तो द फीलिंग व्हेन वी अचीव वंस गोल्स हैज क्लैरिटी ऑफ थॉट, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, बीइंग एबल टू फोकस, बीइंग माइंडफुल, बीइंग अवेयर ऑफ वनसेल्फ, फाइंडिंग कॉज, पर्पस एंड इंटरकनेक्टेडनेस। यानी कि जब हम अपने जीने में ये देखते हैं कि हमें अपने स्वयं की अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, हम अलर्टनेस से जी रहे हैं, सजगता से जी रहे हैं। हम जब कोई खाना खाते हैं तब अलर्ट हैं कि नहीं है, माइंडफुल हैं कि नहीं है, जब हम चलते हैं तब माइंडफुल हैं कि नहीं है, जब हम सोचते हैं तब क्या विचारों के प्रवाह में ही खो जाते हैं, या फिर हमारी थिंकिंग में जो 47% नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता है उसमें हम देख पाते हैं नॉन जजमेंटल होके, कि या फिर उन विचारों में बहे चले जाते हैं। तो यहाँ पर सोचने का मुद्दा है कि हम अपने भाव, हम अपने विचारों के प्रति माइंडफुल हो जाएं, सजग हो जाएं, उन्हें देख पाएं एक दृष्टा की तरह, और अवेयरनेस हो जाए हमें खुद की, स्वयं की अवेयरनेस। स्वयं की अवेयरनेस होगी तभी हम दूसरों के व्यवहार को, आचरण को देख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम
उसके एक्शन में रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो जब हम सेल्फ अवेयर होंगे तो हम ये देख पाएंगे कि हमें एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि तब हम इस स्थिति में होंगे कि हम उसके कारण को ढूंढ पाएंगे, कॉज तक पहुंच जाएंगे, उसके पर्पस को समझ पाएंगे कि अगर ये व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो इस तरह से हम उससे दूरी नहीं बनाएंगे, उससे इंटरकनेक्टेडनेस महसूस करेंगे। तो जीने में ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने गोल की क्लैरिटी हो, लक्ष्य की क्लैरिटी हो, समझ की क्लैरिटी, समझ हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा ऐसा हो जिसमें हम दूसरों के व्यवहार को देख पाएं और खुद का मूल्यांकन कर पाएं, खुद की समीक्षा कर पाएं, ताकि हम खुद भी बेहतर ढंग से जिएं और दूसरों के भी जीने में मदद करें। तभी बाबा जी मध्यस्थ दर्शन में एक सूत्र में कह रहे हैं कि जीने दो और जियो, यानी कि जब जब हम दूसरों के जीने में सहायक होते हैं हम खुद भी अच्छे से जी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैं अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस ट्रायड, जो अभी अभी 3 बातें कही, सबसे नीचे देखें आप, सेंसरी प्लेजर, इसको हमने मोमेंट्री हैप्पीनेस का जो है क्षणिक सुख इसको कहा, और हार्मनी इन फीलिंग्स ये डीपर हैप्पीनेस है, और अचीविंग क्लैरिटी और गोल ये सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस ट्रायड में ये कहने की जो है इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से हम सेंसरी प्लेजर से अपने सस्टेनेबल जो है हैप्पीनेस की तरफ, मोमेंट्री हैप्पीनेस से सस्टेनेबल हैप्पीनेस की तरफ किस तरह से बढ़ पाएं, यानी कि सेंसरी प्लेजर से अपने क्लैरिटी ऑफ गोल की तरफ कैसे बढ़ पाएं और उसे कैसे अचीव कर पाएं। तो हैप्पीनेस करिकुलम आज कंपोनेंट्स पर बात करते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं जो पहले जो है फर्स्ट ईयर हमने, हमारी टीम ने ये 3 बुक्स जो है वो तैयार की थी, जिसमें कि जो है नर्सरी से 2nd तक थी, फिर 3rd से 5th तक, और तीसरी बुक 6 to 8 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही हमने 9 बुक्स बनाई। 9 बुक्स में नर्सरी से 8 तक हर क्लास की अलग अलग बुक बनाई, जिसमें कि कंपोनेंट्स क्या हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लोर करें हम हैप्पीनेस को इन सोसाइटी, विद नेचर, इन रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सेल्फ विद मी। ये 3 बातें आप देख पा रहे हैं कि हम हैप्पीनेस को कैसे एक्सप्लोर करें, एक तो खुद में, एक रिलेशनशिप्स में, और एक सोसाइटी में। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेल्फ में किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में कैसे, और सोसाइटी में कैसे। तो अगर हमारे अब तक की जो बात हुई है उसमें कोई साथी जो है कोई बात रखना चाहे तो आमंत्रित हैं आप। नमस्ते। नमस्ते। ये हैप्पीनेस में एक छोटा सा सवाल, जैसे कि बच्चों को जिस हिसाब से समझेंगे उन लोगों को हैप्पीनेस तो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है, छोटी सी चीज में हैप्पीनेस होता है। जैसे कि आप लोग वैसे उसको कन्विंस करें कि जैसे कि अभी नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे के लिए बात हो रही है, बड़े के लिए समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों को हैप्पीनेस क्या है वो तो सोर्स में जाएंगे, आपकी भैया आपकी वॉइस जो है कट कट के आ रही है, तो आप देखें अच्छे से। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आपका जो माइक है ना, माइक थोड़ा वो नहीं है। हाँ जी, अब बोलें। So my question is, the children who are under age or younger, they always think for their happiness to have some small things. Their happiness is on small things. They don't think for inner state. They go behind the sources. So how can we convince the children from the beginning that happiness is not only by the source, it's
an inner state. How can we go like that? How to convince Yes. them? It's my Right. question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका भैया। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर हम 5 साल के बच्चे को स्कूल में देखें तो बच्चा स्कूल आता है, अगर हम उससे पूछते हैं कि बच्चा आपको मनपसंद क्या अच्छा लगता है, टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, क्या अच्छा लगता है, तो बच्चा बता देता है, 4-5 साल का बच्चा ही, कि मुझे चॉकलेट पसंद है या फिर आइसक्रीम पसंद है। आइसक्रीम में भी वैरायटी बता देता है, वनीला या स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट, कुछ भी। तो बच्चे हमेशा बताते हैं कि उसे ये पसंद है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि वो सेंसरी प्लेजर की तरफ दौड़ते हैं। तो अगर बच्चे से ये पूछा जाए कि बच्चों आप ये देखिए कि ये चॉकलेट कौन लेके आता है या आइसक्रीम कौन लेके आता है आपके लिए, तो वो बोलेंगे या तो मम्मी लेके आती है या पापा लेके आते हैं। अब मम्मी पापा लेके आते हैं तो आप ये बताएं कि मम्मी पापा नहीं लेके आए तो आपको कैसा लगेगा, तो वो बताते हैं कि फिर अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी पापा लेके आते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि मैं आपको स्कूल का नाम भी बताऊंगी कि फतेहपुर बेरी स्कूल में मैं विजिट के दौरान गई, क्योंकि हम विजिट करने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में अपने दिल्ली में, जिसमें मैंने नर्सरी के बच्चे से, नर्सरी या यूकेजी का बच्चा था। तो जब मैंने उससे ये सवाल किया कि बेटा आप ये बताओ कि मम्मी पापा आपके लिए ये चॉकलेट लेके आते हैं, आइसक्रीम लेके आते हैं, मान लीजिए आपके पापा ये कहते हैं कि बेटा चॉकलेट तो आपको मिल जाएगी पर मैं घर पे जल्दी नहीं आऊंगा, और मैं क्योंकि बहुत दूर जा रहा हूं और मैं जल्दी से नहीं आऊंगा, 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ या 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने उससे ये सवाल किया कि आपके पापा चले जाएं आपके लिए, फिर चॉकलेट जो है मम्मी भी ला सकती है, लेकिन पापा चले जाएं तो फिर आपको अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। तो बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, 5 साल के बच्चे की बात बता रही हूँ, कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पूछा क्यों अच्छा नहीं लगेगा, आपको चॉकलेट तो मिल ही रही है। नहीं, पापा भी जरूरी हैं, पापा ही तो चॉकलेट लेके आते हैं, अगर वो मम्मी भी ले आएगी तो चॉकलेट तो मैं खा लूंगा, पर फिर पापा के साथ मैं घूमने भी तो जाता हूं ना, तो पापा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 5 साल का बच्चा ये रिप्लाई दे रहा है कि मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी पापा। फिर मैंने एक और सवाल किया उस बच्चे से कि अच्छा आपको चॉकलेट मिल रही है, ठीक है चॉकलेट अंकल को ही दे दें आपको, लेकिन मम्मी पापा आपके चले जाएं कहीं, आपको छोड़ के घर पे और चले जाएं कहीं, फिर उसने बोला कि मेरे को चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। तो एक 5 साल के बच्चे से जब ये क्वेश्चन मैंने एक के बाद एक पूछती गई तो उस बच्चे का यही रिप्लाई बार बार आया। मैंने सोचा शायद एक बार बच्चा कुछ वैसे ही मन में आ जाता है, बच्चे बोल ही देते हैं छोटे बच्चे, लेकिन उस बच्चे ने यही बार बार कहा, उसके हर रिप्लाई में यही झलका कि मुझे मम्मी पापा चाहिए, चॉकलेट कोई बात नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और फिर एक बात और बोली कि मम्मी पापा होंगे तो चॉकलेट भी मिल जाएगी, मम्मी पापा ही नहीं होंगे तो फिर चॉकलेट कोई कभी देगा कभी नहीं भी देगा। तो आप ये देखिए कि 5-6 साल का बच्चा, उसको पेरेंट्स चाहिए, भाई बहन चाहिए, उसको वो इन चीजों से चाहिए जरूर, लेकिन वो इन चीजों को जो है कम आंकता है अपने पेरेंट्स और भाई बहन के मुकाबले में। और फिर एक मैंने ये ट्राई किया कि एक बच्चे को, मैं अपने बच्चे को ही पार्क में ले गई, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की ही बात कर रही हूँ। एक बच्चे को मैं पार्क में ले गई और वहां पर मैं बेंच के पीछे छुप गई और उसको चॉकलेट दे दी मैंने, उसकी मनपसंद। जब मैं छुप गई तो वो छोटी सी बिटिया जिसको मैं पार्क लेके गई थी, तुरंत ही उसके हाथ में चॉकलेट है पर वो ढूंढ रही थी मुझे, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और वो पूरे पार्क में ढूंढ रही है कि मेरे साथ
मेरे जो आए थे वो कहाँ गए? तो मैंने ये नोट किया कि उस बच्चे को रोते हुए वो जो चॉकलेट थी हाथ में वो भूल गई खाना, वो ढूंढ रही है बस। तो इसका मतलब यही हुआ कि बच्चों को भी इमोशनल हेल्प की जरूरत होती है। वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से ऊपर और किसी चीज को नहीं चाहते। अगर वो उनको मिल जाते हैं फिर वो खाने पीने की दूसरी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप ये बेशक ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया। ठीक है निर्मल भैया? हाँ जी। थैंक यू दीदी। जी, और एक बात और बताना चाहूंगी, हमने जो भी कहानियां कंटेंट में बनाई हैं हमारी टीम ने, उसमें हर कहानी गतिविधि की पायलट स्टडी हुई है। पायलट स्टडी मतलब एक एक कहानी गतिविधि को हमने पहले कुछ स्कूल्स में, दिल्ली के 40 स्कूल्स में करके देखा है कि क्या ये कहानी अप्रोप्रिएट है। हमने जो फर्स्ट क्लास की कहानी बनाई, फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट की, फोर्थ क्लास की फोर्थ के साथ, एट्थ क्लास की एट्थ के साथ। जब हमें ये पता लगा कि अगर हमने जो फोर्थ क्लास की कहानी बनाई है उसमें बच्चे रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगा कि ये फिफ्थ क्लास में आजमाई जाए और फिफ्थ क्लास के बच्चों के साथ ये ट्राई किया जाए या सिक्स क्लास के बच्चों के साथ किया जाए। तो हमें जहां पर रिस्पॉन्स मिला कि बच्चे मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमने वो एज अप्रोप्रिएट करके पायलट स्टडी में वो कहानियां गतिविधियां रखी। ठीक है भैया जी, तो आगे बढ़े भैया। एक्सप्लोरिंग हैप्पीनेस इन सोसाइटी विद नेचर, तो इसमें हमने बात, यहाँ पर जो बात चर्चा चल रही थी उसको हम आगे देखते हैं कि एक्सप्लोर कैसे करें इन सोसाइटी, रिलेशनशिप और सेल्फ में। तो सेल्फ में माइंडफुलनेस की बहुत एक्टिविटीज रखी हैं, और रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स के लिए हमने बहुत सी स्टोरीज और एक्टिविटीज बनाई हैं, और नेचर से रिलेटेड भी बहुत सी बनाई हैं। तो इसमें आप 4 पार्ट्स हैं, आगे आपको बताएंगे। तो सोसाइटी में मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाए बच्चे का, रिलेशन में हार्मनी के साथ बच्चा जी पाए, हम जी पाए, और हार्मनी इन सेल्फ यानी हमारे जो भावनाएं और विचार हैं उसमें हम खुद को स्टेबल कर पाए, सामंजस्यता की स्थिति हो, हार्मनी की स्थिति हो। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ करिकुलम, लर्निंग एंड अवेयरनेस, हैप्पीनेस इन द सेल्फ जो अभी बात हुई है, हार्मनी इन फीलिंग्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन। लर्निंग एंड अवेयरनेस, तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। यूनिट 1 लर्निंग एंड अवेयरनेस में सेल्फ के लिए कैसे अवेयर हों, अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, बिकमिंग मोर ऑब्जर्वेंट, कंट्रोल ऑफ फोकस एंड अटेंशन, knowing one's thoughts and desires, developing critical thinking and reflective abilities। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने माइंडफुलनेस की कुछ एक्टिविटीज रखी हैं ताकि बच्चों का फोकस हो पाए, अटेंशन जो है उनकी हर चीज पर हो पाए, वो माइंडफुल होके सारे काम कर पाए। हार्मनी इन फीलिंग, वो क्लासमेट के साथ, पीयर्स के साथ, ट्रस्ट के साथ, विश्वास, स्नेह, सहयोगिता, और इसमें एड्रेस किया गया है बुलिंग को भी। तो हार्मनी कैसे रहे फीलिंग्स में, इसके बारे में चर्चा है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, फीलिंग ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट एंड गाइडेंस, कि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप कैसे हों कि बच्चे जो हैं ग्रेटिट्यूड की भावना उनमें आ पाए, रिस्पेक्ट की भावना, और जो है वो टीचर के प्रति आ पाए और वो उसे एज ए गाइड उसे एक्सेप्ट कर पाए। इन फैमिली
फैमिली में भी ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। तो यूनिट थर्ड में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, इंटरकनेक्टेडनेस और एक्सप्लोरिंग हार्मनी in society with nature, creative self expression, participation in school, family and society। ये यूनिट कंटेंट में यूनिट 3 है। कंटेंट की थीम्स क्या है? थीम्स फॉर करिकुलम, नोइंग माई नीड्स। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमने थीम्स क्या क्या रखे हैं। नोइंग माई नीड्स, मेरी आवश्यकताओं का मुझे पता लग जाए। हाउ सिमिलर आर वी, हम किस तरह से सिमिलर हैं। हार्मनी इन द सेल्फ, हैप्पीनेस माई गोल, वाई एजुकेशन, को एग्जिस्टेंस विद नेचर, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, वैल्यूज इन रिलेशनशिप्स, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, लिविंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियर। तो हमारे ये जो हमने हैप्पीनेस की बुक्स हमारी टीम ने बनाई हैं, उसमें करिकुलम की ये थीम्स हैं। अब सिलेबस आउटलाइन पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिलेबस इज यूनिवर्सल एंड डिजाइन्ड एज अप्रोप्रिएटली। 3 ग्रुप्स हैं और ये बहुत पहले की है, तो 3 ग्रुप में अब जो है, जो लेटेस्ट बनाई हैं वो 9 बनाई हैं। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, तो इस सिलेबस से हम लर्निंग आउटकम्स क्या चाहते हैं, ये रेड सर्कल्स में लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, मोर ओपन टू क्रिटिकल थॉट्स एंड रीजनिंग, heightened ability to retain and recall information। तो इस तरह से ये लर्निंग आउटकम्स हमने रखे हैं कि ताकि ये अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये जांचने का मुद्दा है। तो इस करिकुलम के माध्यम से हमने ये जो है लर्निंग आउटकम सोच रहे हैं कि बच्चों में आ जाए। आगे मेथोडोलॉजी में माइंडफुलनेस ध्यान देने की प्रक्रिया है, स्टोरी है, कहानी है, गतिविधि है और अभिव्यक्ति है, और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नर्सरी और केजी क्लास में हमने माइंडफुलनेस मंडे और थर्सडे को रखी है। तो हमने ये डेज डिवाइड किए हैं, आप कोई भी दिन रख सकते हैं। मंडे को हमने माइंडफुलनेस 40 मिनट्स का पीरियड, ट्यूसडे वेडनेसडे कहानी है, थर्सडे को माइंडफुलनेस जो है वो है, और फ्राइडे सैटरडे को एक्टिविटी रखी है ग्रेड 1-2 के लिए, और ग्रेड 3rd और 8th के लिए हमने इस तरह से रखा है माइंडफुलनेस, स्टोरी, एक्टिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। ये पीरियड ब्रेकअप दिया है कि किस तरह से माइंडफुलनेस 3 मिनट की होगी, माइंडफुलनेस चेकिंग, उसके बाद 15 मिनट कहानी पर, फिर चर्चा के लिए प्रस्तावित बिंदु 15 मिनट, और माइंडफुलनेस लास्ट में जो करना है 3 मिनट माइंडफुलनेस की। चेकआउट, माइंडफुलनेस चेकआउट 3 मिनट लास्ट में। तो इस तरह से ये टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप वो अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी रही हैं, जिसमें कि ये जो है हमने मिलके जो है इनके मेंबर्स और हमने मिलके ये जो बनाया है। तो अब आते हैं जी, तो अब ये जो सारा आपके सामने 4 भागों में पेडागोजी जो डिवाइड की है, उसमें जी, तो उसमें मैं आपको माइंडफुलनेस से रिलेटेड बताना चाहूंगी। माइंडफुलनेस का उद्देश्य क्या है? माइंडफुलनेस का यही उद्देश्य है कि हम सजग होके जो भी काम करें देख पाए, एकाग्रता हो हमारे अंदर। इस तरह से माइंडफुल की हमने 8th क्लास में 24 एक्टिविटीज रखी हैं,
उन 24 एक्टिविटीज में हमने माइंडफुलनेस लिसनिंग, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, माइंडफुल बेली ब्रीदिंग, माइंडफुल सीइंग देखना, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से देखना है, और माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ड्राइंग, माइंडफुल जो है मसल रिलैक्सेशन, तो और माइंडफुल ब्रेथ स्टार। तो एक एक्टिविटी मैं आपको कहें तो आपको करा देती हूँ माइंडफुलनेस की। तो आप सबसे निवेदन है कि कोशिश करें कैमरा ऑन कर लें। जी, तो आप सब एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। Please put your camera on if possible. और कमल भैया आप सबकी फोटोग्राफ भी ले लें, माइंडफुल करते हुए, माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करते हुए, या और भी कोई भाई बहन ले सकते हैं फोटोग्राफ। जी, सरिता जी ने कर लिया, थैंक यू सरिता जी। जी शिक्षा, थैंक यू। तो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि सब एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी, हाथ सामने रख लें, तीन लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें, और जिन्हें आंखें बंद करने में असहज हो रहा हो तो वो नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर लेकर जाएंगे। ये आवाजें दूर की भी हो सकती हैं, पास की भी। लगातार भी आ सकती हैं, रुक रुक कर भी। अब हम अपना ध्यान आसपास से आ रही आवाजों से हटाकर सांसों पर लेकर आएंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। नाक से गले तक, गले से चेस्ट तक, चेस्ट से पेट तक हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। अगर ध्यान भटक जाए तो फिर से अपना ध्यान सांसों पर लेकर आए। विचारों में उलझे बिना पूरा ध्यान अपने सांसों पर।
जब भी सहज हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई शेयर करना चाहे, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। दीदी जी जी, साउंड जब सुनने का प्रयास किया तो कुछ साउंड सुनाई दी। एक नजदीक का फैन का, 2 बार हॉर्न का, एक बार बीच में खट सी आवाज आई, एक बार ऐसे करने की आवाज आई। इस बात को मैंने नोटिस किया। उसके बाद श्वास लेने के वक्त थोड़ा, कभी ऐसा किया नहीं था, इसलिए थोड़ा पेट में अंदर थोड़ा ठंडा सा महसूस हुआ मुझे। तो बस इतनी सी। थैंक यू। सरिता जी बात करना चाहेंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? नेपालीमै भन्नुभए पनि हुन्छ। माइक अनम्यूट कर। और कोई बात करना चाहे? माइक अनम्यूट करके करें बात। एक्चुअली ये एक्टिविटीज इसलिए रखी गई हैं ताकि बच्चे जो भी काम कर रहे हैं सजग होके करें। आमतौर पर आपने देखा है छोटे बच्चों को, उनके पेरेंट्स उनकी क्या हैबिट बनाते हैं कि बच्चा कोई चीज दाल सब्जी खाता नहीं है तो बच्चा टीवी की तरफ देखता रहता है और उसको खिला देते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता कई बार, है ना। बच्चा अलर्ट होके सजग होके देख पाए कि मैं खा क्या रहा हूं। बच्चा सजग हो जाए अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कि उसके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं। बच्चा स्कूल से घर आता है, घर से स्कूल जाता है, रास्ते में अगर उसे पेड़ नजर आते हैं, रोड नजर आती है, गाड़ी नजर आती है, क्या क्या चीजें नजर आती हैं, वो सजग होके रोड क्रॉस कर पाए, सजग होके चल पाए, है ना। तो खेल रहा है तो पूरे मन से खेले, खा रहा है तो पूरा ध्यान वहीं हो, पढ़ रहा है तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर हो। पर आमतौर पर बच्चों को हम कहते हैं ना कि ध्यान दो ध्यान दो, पर ध्यान देना कैसे है हम उसे सिखाते ही नहीं है। तो बच्चों को ध्यान देना कैसे है वो सिखाना है। माइंडफुलनेस की 24 एक्टिविटीज जो दी गई हैं उनके माध्यम से कि बच्चा अगर स्कूल में बैठा है, जिस कमरे में बैठा है, उन ऑब्जेक्ट्स को चारों तरफ देखे कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उनको ध्यान से देखे। बुक जो उसके हाथ में है उसे ध्यान से देखे। तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये नर्सरी स्टैंडर्ड से ही शुरू की गई हैं और टीचर इसमें सिर्फ बोलते नहीं है, टीचर खुद भी बैठ के करते हैं। तो टीचर्स जब खुद बैठ के करते हैं तो बच्चों की हैबिट हो जाती है। शुरू में हमें टीचर्स बताते हैं कि बच्चों का मन नहीं लगता, बच्चे एक आंख बंद कर लेते हैं, खुली रखते हैं, फिर बच्चे दूसरों को टीज करते हैं, है ना, चुटकी भर लेंगे या टीज करेंगे या फिर उसको हिलाएंगे जोर से। तो नर्सरी के बच्चे तो छोटे होते हैं, तो मैंने ऐसे देखा भी है। लेकिन कहते हैं टीचर्स कि क्योंकि 2018 से चल रहा है ये प्रोग्राम, तो बच्चों की जब एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं तो बड़े बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, छोटे बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं, उनको टाइम लगता है, लेकिन फर्स्ट तक आते आते वो बच्चे भी सीख जाते हैं। तो ये एक्टिविटीज इसलिए कि हमारी इंटरनल जो ट्रैवलिंग है वो हो पाए, खुद को समझने के लिए सजग होके हम सारे काम कर पाए, इसलिए ये एक्टिविटीज रखी गई हैं। ये पार्ट 1 है। और ध्यान देने की ये जो प्रक्रिया है, एक आपको मैंने कराई है अभी, तो और भी हैं। आप जो है उस पर डायरेक्टोरेट की साइट पर जाएंगे तो आपको पूरा हैप्पीनेस करिकुलम का जो है सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी।
तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में क्या है? तो स्टोरी में है कि स्टोरीज पहले प्राचीन समय से बच्चे सुनते आ रहे हैं। उन स्टोरीज में नैतिक कहानियों की बात होती है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं स्टोरी में। दादा दादी नाना नानी से, घर में चाचा चाची हों, सबसे स्टोरी सुनते हैं बच्चे, कहानियां सुन के खुश होते हैं। तो यहां पर डिफरेंट है। यहां पर जो स्टोरीज रखी गई हैं वो इस टाइप की रखी गई हैं कि बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी से वाकिफ हो पाए। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है वो कहानियां रखी गई हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि मैं आपसे एक शेयर करूंगी स्टोरी जो कि लंच ब्रेक कहानी है। फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में रखी गई है लंच ब्रेक। उसमें एक रमन है लड़का जो फर्स्ट में पढ़ता है। उसकी क्लासमेट है फिजा जो उसी क्लास में है। लंच ब्रेक जैसा ही होता है तो रमन भी अपना खाना खोलता है, लंच खोलता है। तो रमन की मम्मी ने आलू पूरी की सब्जी बनाई है और फिजा खोलती है। फिजा क्योंकि मोहम्मदन है, उसकी मम्मी ने सेवैयां बनाई हैं। तो यहां पर हमने जाति को भी सारी मानव जाति एक, इस पर हमने फोकस किया है कि कोई जाति नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति के हों, मानव जाति सारी एक, इस बात पर फोकस किया है कि बच्चे जो है वो मिलजुल के खाना खाते हैं। तो लंच ब्रेक में जैसे ही रमन और फिजा खाना खाते हैं तो अचानक वहां पानी की बोतल जो साथ में रखी होती है, रमन का हाथ लग जाता है उस बोतल पे। अब छोटे बच्चे हैं, जैसा ही रमन का हाथ लगा बोतल पे, वाटर बोतल पे, वो खुली हुई होती है तो वो पानी बिखर जाता है, फिजा की सेवइयों में गिर जाता है। अब फिजा की सेवइयों में पानी गिर गया तो वो अब सेवइयां तो खा नहीं पाएगी, तो वो रोना शुरू कर देती है कि मैं अब कैसे, उसका मूड खराब हो जाता है। पर रमन कहता है कोई बात नहीं, जो है तुम मेरी मम्मी की बनाई हुई आलू पूरी की सब्जी के साथ खाना खा लो। तो वो उसे अपना खाना ऑफर कर देता है, दोनों मिलके खाना खाते हैं। यहां तक कहानी खत्म हो जाती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच ब्रेक में अक्सर ऐसा हो जाता है। बच्चे शेयरिंग कैसे करें ये बात पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा के प्रश्न रखे हैं। क्या प्रश्न रखे हैं कि क्या रमन ने वो वाटर बॉटल जानबूझ के गिराई थी? तो बच्चे बताते हैं कि नहीं गिराई थी जानबूझ के, उसका तो हाथ लग गया था। अब जिसने वो स्टोरी ध्यान से सुनी है वो उन क्वेश्चन के आंसर्स देगा। फिर देखो फिर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, तो उसने जानबूझकर नहीं गिराई थी तो फिजा को क्या हुआ होगा? फिजा तो रोने लग गई, जैसे उसका तो मन खराब हो गया होगा कि वो खाना कैसे खाएगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन रमन ने उसको फौरन ऑफर कर दिया खाना, तो दोनों ने मिलके खाया। तो एक इसमें 4 प्रश्न जो रखे गए हैं चर्चा के लिए, उसमें धीरे धीरे बच्चों से ये जानने की कोशिश की जा रही है, अच्छा आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? तो बच्चे कहते हैं हाँ होता है। बच्चे तुरंत बोलते हैं कि मैडम कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, हम खाना खा रहे थे, या फिर क्या हुआ कि कोई खाना ही नहीं लाता है तो हम आपस में एक दूसरे को खाना दे देते हैं। फिर बच्चे ये भी बताते हैं हम दे देते हैं मैडम, हमारा दोस्त नहीं देता है हमें खाना अपना। देखो सब तरह के बच्चे मिलेंगे। कोई बताएंगे कि हमें मिल जाता है, हमें आपस में एक दूसरे को बांट के खाते हैं। अच्छा, फिर मैंने पूछा जब, अच्छा एक बात बताओ, उसने जिसने खाना नहीं दिया फिर आपने क्या किया? फिर ये किया कि उसको अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि उससे एक दिन पहले झगड़ा हुआ था इसलिए उसने अपना खाना नहीं दिया था। तो आप ये देखो कि जब हम चर्चा करते हैं बच्चों से तो बच्चों के साथ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जब हम उनसे उनके मन की बात सुनते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मैडम ने हमसे हमारे मन की बात पूछी। बच्चे इसमें साफ दिल के होते हैं, तुरंत बता देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था।
तो यहाँ पर कहानी बताने से मतलब ये है कि ऐसी कहानियां हैं जो स्वर्ग नर्क की बातें नहीं करती, परीलोक की नहीं है, उसमें पक्षी नहीं बोलते, पेड़ पौधे नहीं बोलते, जानवर नहीं बोलते। उसमें क्या है? उसमें इंसान, बच्चे आपस में चर्चा करते हैं टीचर के साथ। लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट में पेड़ पौधे हैं, पर पेड़ पौधों के लिए या नेचर के लिए हमारी ड्यूटी क्या है, उस तरह की कहानियां रखी गई हैं कि नेचर को सेव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो कहानियां डिफरेंट हैं। हमारी पहले प्राचीन समय से जो आ रही कहानियां हैं उनसे ये कहानियां आपको डिफरेंट लगेगी। तो स्टोरी में चर्चा के बिंदु, फिर चिंतन मनन के प्रश्न, फिर इस तरह से बच्चा 40 मिनट्स को हमने डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग में माइंडफुलनेस चेक इन 2-3 मिनट की, उसके बाद स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद चर्चा के प्रश्न, फिर चिंतन मनन के प्रश्न पूछ के बच्चों को कहेंगे कि ये स्टोरी आपसे कल डिस्कस की जाएगी। अब आज जो स्टोरी सुनाई उसको आपने घर जाके अपने भाई बहनों से क्या करना है, डिस्कस करनी है, अपने पेरेंट्स को सुनानी है। तो बच्चा जो ध्यान से सुनते हैं, अगर वो एक दिन ध्यान से नहीं सुन पाते हैं तो कई कुछ रह भी जाते हैं, सारे बच्चे को नहीं ध्यान से सुनेंगे, कुछ बच्चे रह भी जाएंगे। तो अगले दिन दोबारा चर्चा होती है, दोबारा फिर टीचर कहानी नहीं सुनाएगी, कोशिश करेगी कि जिन बच्चों को कहानी आ गई, टीचर ने जब 1 बार 2 बार सुनाई, जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को आ भी जाती है सुन के, तो वो बच्चे को खड़ा करेगी नेक्स्ट डे, बच्चा कहानी सुनाएगा और फिर क्वेश्चन आंसर पर वैसे ही चर्चा होगी। तो इसमें बच्चे खुद इनिशिएटिव लेते हैं, टीचर का पार्ट अदा करते हैं, खड़े होते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनके जो है क्वेश्चन पूछते हैं। और बच्चों से जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको अच्छा बहुत लगता है और बच्चे रिप्लाई करते हैं। तो टीचर यहाँ पर एक कुछ टाइम साइलेंट रह के बच्चों की एक्टिविटीज देखते हैं। तो बच्चे जब भी घर पे डिस्कस करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप होता है। और कई कहानियां और माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चों ने अपने जब घर में जाके की तो उनके पेरेंट्स ने भी ये बात बताई कि माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज करके हमें भी बड़ा अच्छा लगा है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, बहन भाइयों की लड़ाइयां कम हो गई हैं, बच्चे एक दूसरे से शेयरिंग करने लगे हैं। तो आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में बच्चों ने जो जो बातें बताई हैं कि इस 2-3 साल में जो हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उसमें बच्चों ने अपनी अभिव्यक्ति दी है। तो आज कमल भैया जी ने मेरे को माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज और स्टोरी, 2 जो पार्ट्स हैं, पिलर्स हैं हैप्पीनेस कंटेंट के, उस पर बात करने के लिए कहा था। तो मुझे लगता है कि लगभग सारी बात रख दी है। तो अब आप सबसे निवेदन है कि अपनी बात रखें और टाइम भी लगभग होने को है। मेरा टाइम जो है मुझे यही बताया गया था, 1 घंटा लगभग हो गया है। तो अगर आपके प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं और नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को यहीं तक रखें, जैसा बताएं कमल भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने हैप्पीनेस करिकुलम के जो 4 पेडागोजीज थे उनके ऊपर ध्यान देने की और स्टोरी की चर्चा की, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया दीदी। आज का मेरा समझना यही रहा कि अब तक हम अपने विद्यार्थी को कहते थे, अपने बच्चों को कहते थे कि ध्यान देकर पढ़ो, लेकिन आज से पता चला कि ध्यान देने की बात नहीं, ध्यान तो करने की बात है। ध्यान करके पढ़ना है, ध्यान करके समझना है, ध्यान करके हर चीज को ध्यान करना है। तो ध्यान करने की प्रैक्टिस हमारे शिक्षकों के साथ सबसे पहले लगाना जरूरी है। हमारे साथ निर्मल भाई हैं जो खुद स्कूल संचालक हैं, इनके स्कूल में हमने पहली बार हैप्पीनेस करिकुलम को मतलब ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया। तो निर्मल सर से रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर्स उन सेशन में बैठे थे उनको प्लीज कल से अनिवार्य कंपल्सरी ज्वाइन करवाएं। कम से कम कुछ न कुछ तो उनको भी समझ में आएगा। बाकी तो स्कूल के साथियों को भी मैं बोलूँगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन हो ही रही है। बाकी सहभागी जितने भी दोस्त हैं
उनको अगर दीदी से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हम टीचर्स हैं, इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू हम्बली टु पुट योरसेल्फ फरवर्ड। मनमा केही कुराहरू छन् भने राख्नुहोस्, नबोलिकन चुप्प लागेर बस्दाखेरि एकपटक सोच्नुहोस् त, हाम्रो कक्षा कोठामा 45 मिनट पढाउँदाखेरि हाम्रा क्रिया प्रतिक्रियाहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरू चुप्प गरेर बसिरह्यो भने शिक्षकलाई कस्तो लाग्छ? रेस्पोन्सिभ विद्यार्थी हुँदाखेरि शिक्षकलाई कस्तो लाग्छ? हामी विद्यार्थी होइनौँ, आशा दिदी हामीलाई मेन्टरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, सहजकर्ता हुनुहुन्छ, हामीलाई हाम्रै लागि केही दिँदै हुनुहुन्छ भने केही न केही इन्टरेक्ट गरौँ, केही न केही कम्युनिकेसन गरौँ। निर्मल सरलाई मनैदेखिको सल्युट, कमसेकम अलिकति भए पनि यो 1 घन्टाको सेसनमा ज्यान भर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई लाइभ बनाउँदै हुनुहुन्छ। नत्र हामी बाँकी त सबै मूर्ति जस्तो भएर भिडियो पनि अफ गरेर बसेको छौँ। अनि एकपटक क्वेसन मार्क लगाउनुहोस्, एम आई बिइङ अ टिचर अर नट? बिकज इफ वी स्टप आस्किङ देन वी स्टप लर्निङ। I have read somewhere that there is no beautiful answer. There is no beautiful answer until and unless there is a beautiful question. So question must be beautiful. The question जसले निकाल्न सक्छ त्यहाँ राम्रो आन्सर त आइ नै हाल्छ। त्यसलाई ह्याबिट गरौँ, एउटा बानी गरौँ, आफूलाई अगाडि राख्ने कुरा राख्ने बानी गरौँ। यो मेरो रिक्वेस्ट सबैजनालाई। बाँकी तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भने आशा दिदी भ्याएसम्म बिचमा कुनै दिन भ्याउनु भयो भने हामीसँग जोडिनु हुनेछ, नत्र नेक्स्ट सन्डे हामी बाँकी रहेका 2टा पेडागोजीहरू एक्सप्रेसन र बाँकी 2 क्या है दिदी, मतलब एक्टिभिटीज एन्ड एक्सप्रेसन, 2 पेडागोजीज बाँकी है। एक्टिभिटीज र एक्सप्रेसनको बारेमा अर्को आइतबार हामी छलफल गर्नेछौँ। भोलिको सत्र प्रमोद कुमार भाइले सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्दै तपाईहरुको केही कुराहरु छन् भने राख्नु हुन मैले प्रस्तावित गरे। खाली म मात्रै बोल्छु सर, दिदी अरु कोही बोल्नुहुन्न दिक्क लाग्छ अनि आफुलाई पनि अनइजी फिल हुँदो रहेछ। आई फिल अनइजी टु आस्क क्वेशन फ्रम माय साइड ओन्ली, नो वन स्पीक्स, नो वन टेक्स पार्ट इन दैट्स द प्रॉब्लम। नेवर माइंड सर, कीप गोइंग सर। One I have faced from a very long time period, because Kamal sir also had once asked to the teachers in the teachers training here in my school. Generally we ask when we ask the children the question, okay, तुम में से कौन कह पाओगे बोलो, तो विद्यार्थी कोई बोलता नहीं है, तो टीचर डांटती है उसको। अगर सर मेल टीचर होंगे तो कहेंगे क्या पढ़ते हो, तुम समझा कि नहीं, ये भी तुम नहीं कह पाओगे, क्या पढ़ोगे तुम। लेकिन वही क्वेश्चन जब टीचर्स ट्रेनिंग चलता है, कमल सर जैसे लोग, आशा दीदी जैसे लोग चलाते हैं, तो वहां पर जैसे कि अभी हम लोग पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, पूछने के लिए यहाँ भी दिक्कत है। मेरा एक क्वेश्चन क्या है दीदी, कि टीचर्स में भी थोड़ा जान भरना मैं जरूरी देखता हूँ दीदी। उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, टीचर्स भी कैसे होते हैं हमारे यहाँ, मुझे पता नहीं अब दिल्ली में कैसे टीचर्स हैं और जगह पर किस हिसाब के हैं, लेकिन मैं in general what I have found that most of the teachers, when they are kept like students in the class in their training, when we ask them some questions, no one wants to participate either in the debate or interaction. You know, we have told them many times that you do the same thing with your children, that you are not doing this, but same thing happens with you when you come in front of me. Why it is so? No one gives the answer for that question also, Didi. So how can we initiate them? What is the way? You know, this is also the problem. क्योंकि ये सब बात हमको पहले तो टीचर को कहेंगे, उनको सिखाएंगे। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो क्लास में प्रेजेंट नहीं होऊंगा, मेरे टीचर्स लोग काम करते हैं। लेकिन जब टीचर से ऐसी बात होती है तो उन लोगों में थोड़ा वो जान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। इसको जान फूंकने के लिए, जान उसमें डालने के लिए दीदी थोड़ा कुछ अनुग्रह करके कुछ बताएं, 5 मिनट टाइम देकर। आपको सैल्यूट अब तो करता ही हूं, लेकिन फिर भी करता रहूंगा दीदी। ऐसा है निर्मल जी, इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप मुझे नेपाल बुला लीजिए। मैं वो बोलने वाला था दीदी, मैं बोलने ही वाला दीदी, मैं बोल नहीं पाला। आपको दर्शन भी करूं,
साक्षात साक्षात दर्शन भी करूं दीदी को, कुछ सीखूं। दीदी को मैं नेपाल घुमाऊंगा अगर दीदी आएंगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो होता है इनिशिएटिव लेने वाली बात, ये सबके साथ नहीं हो पाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ऐसे कि एक प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में कुछ गैप होते हैं, ऐसे ही माँ बाप और बच्चों के बीच में कुछ गैप होते हैं, ऐसे ही टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ गैप होते हैं। जब जब पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस बच्चे के मन में होती है, टीचर्स की एक्सेप्टेंस बच्चे के मन में होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे क्वेश्चन ना पूछे। हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो जानने की है। हर व्यक्ति, हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है, वो चीजें जानना ही चाहता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इनहेबिटेंट है उसके। जब वो पैदा होता है, छोटा होता है बच्चा, आप देखोगे वो क्वेश्चन करता है। कोई भी घर पे आ जाए, अंकल आंटी पूछेगा ये अंकल हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आप उसके आंसर्स देते देते थक जाओगे, लेकिन बच्चे के क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। तो बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है। लेकिन कुछ बड़े होते होते पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर सोसाइटी उसकी वो जो बचपन में जानने की इच्छा है उसको कहीं ना कहीं रोक देते हैं। क्या कह के? कि पेरेंट्स कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बिजी हूं, बाद में बताऊंगा। मम्मी है, वो घर का काम करना है, जॉब करनी है, वो फिर बिजी है। टीचर्स हैं, उनको आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा कंटेंट डिलीवर करना है जो वो करना चाह रहे हैं। तो मैं ये देखती हूं कि बच्चे उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड आंसर्स ही नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो बैक हो जाते हैं और क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। और यही हैबिट उनकी बड़े होने तक भी रह जाती है। जो टीचर्स नहीं आगे बढ़ के पूछते, तो आप देखें इसमें व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है भैया। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये टीचर में कमी है, दिल्ली के टीचर अच्छे हैं या फिर वहां के वो हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे। दिल्ली में भी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पूछ पाएंगे। उन बच्चों की परवरिश कौन से माहौल में हुई है, उनका वातावरण कैसा है। क्या जब वो छोटे थे तो पेरेंट्स ने उनको उनके जानने की इच्छा को तृप्त किया, सेटिस्फाइड किया कि बच्चा जो जानना चाह रहा है उसके लिए वक्त निकाला? क्या जिस स्कूल में था टीचर ने वक्त निकाला? क्या जिस सोसाइटी में था उन सोसाइटी में आस पड़ोस वालों ने जो है उसको वो वातावरण मिला कि वो उसके क्वेश्चंस को आंसर मिल पाए? तो इसके लिए ना बच्चा दोषी है ना टीचर दोषी है। कभी भी समाज का वो व्यक्ति या बच्चा दोषी नहीं होता, उसका वातावरण ही ऐसा है। वो जिन परंपराओं में पड़ा है वो उसकी परंपरा बोलती है। आप देखेंगे कि कुछ परंपरा ही ऐसी है जिसमें बच्चों को, लड़कियों को खासतौर पे कहा जाता है कि आप बोलेंगे ही नहीं, आप चुप रहिए, आपकी शादी होगी, दूसरे घर में जाना है, वहां पर भी अब ज्यादा बोलेंगी तो आपको ठीक नहीं होगा। तो परंपरा में भी लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्वेश्चन करना ठीक नहीं है, लॉजिक करना ठीक नहीं है। तो ये बात तो भैया पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, पूरे वर्ल्ड में, तो आपको हर तरह के मिलेंगे, बच्चे भी, टीचर्स भी, बड़े भी। तो मेरा यही इतना ही कहना है। जी दीदी, आज के इस सत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कभी भी आपको फुर्सत मिले तो संडे का इंतजार मत कीजिएगा। आपको देखने से, मिलने से हमें कुछ ना कुछ, एक वर्ड ही क्यों ना हो, वो हमें मिल जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कल अगर आपको आपके टाइम रहे तो श्रवण भाई के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। श्रवण भाई कल जीने और जिंदा रहने के बीच में फर्क में बात कर रहे हैं हमसे।
तो अनिल भाई भी कह रहे थे कि फ्राइडे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो गांव में उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जब अनिल भाई जुड़ पाएंगे तो उनसे हैप्पीनेस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में क्या क्या डिफिकल्टीज आए, कैसे कैसे उन्होंने फेस किया, उनके साथ वे बात करेंगे। तो आपसे तो मिलना बनेगा ही बनेगा, हमारा हमेशा बनेगा। जब ये लॉकडाउन और कंफर्टेबल होगा दीदी, हमने और श्रवण भाई ने बात की थी कि आपको और श्रवण भाई को नेपाल लाना है कम से कम 15-20 दिन के लिए। यहाँ 2-3 सेशन करेंगे, 2-3 जी सेशन करेंगे, जीवन विद्या की 2-3 सेशन करेंगे। तो उसमें शायद कुछ ज्यादा समझ बन पाए। निर्मल सर ने जो क्वेश्चन रखा था दीदी, अभी हम ज्यादा नहीं, कुछ 15-20 साल से नेपाल के एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब अभी हमको क्या पता चला कि इस साल हमको क्या पता चला कि हम क्या मानते थे कि टीचर्स हैं, कम से कम एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, तो इनको कैसे भी करके किसी भी ट्रैक में लगा सकते हैं। तो इस साल हमको क्या पता चला कि ज्यादा लोग तो लुकिंग टीचर्स हैं, बीइंग टीचर्स नहीं है। उनके हाथ में मार्कर है और डस्टर है, तो जस्ट लुकिंग टीचर्स हैं, बीइंग टीचर्स तो है ये नहीं है। बहुत से लोगों के पास ना ये पासपोर्ट कहीं सबमिट किया हुआ है, टोफल आईएलटीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी जॉब में अप्लाई किए हुए हैं, कहीं अब्रोड प्लान कर रहे हैं, बस जो बीच का ब्लैंक है वो ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक के तहत बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। और बैठने के उनका तो टाइम पास हो रहा है, साथ साथ में उनको पैसे भी मिल रहे हैं। जब भी उनका वो पासपोर्ट का बुलावा आ जाएगा वो बताने से पहले ही कर देंगे। तो ऐसे लुकिंग टीचर्स से काम करना बहुत बहुत, इस साल मैंने निर्मल सर से बोला भी था, मुझे 3 महीने आपके टीचर्स दे दो, उनके साथ जो करना है मैं कर लूंगा। लेकिन अभी इस साल जो मैंने 3 महीना घर से बाहर गुजारा तो बहुत टीचर्स के साथ मिलना हुआ। तो इस बार मैंने खुद को इन 10-15 साल में जितने भी टीचर्स मिले, कम से कम 80+% टीचर्स में पाया था कि कुछ करने की जुनून है। लेकिन इस साल जितने भी टीचर्स मिले 10% में भी नहीं मिला कि कुछ कर लूं, कुछ बन जाऊं। किसी टीचर्स को तो दीदी मैंने डांटा भी और उनको कहा, उनको सीधे उनके सामने में कह दिया कि आप मुझसे एग्रीमेंट कर लो, मैं बता रहा हूँ कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ कर सकते हो तो एग्रीमेंट कर लो, चलो मैं साइन कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप लिखो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तुम्हारे मुंह के सामने दिखाऊंगा, ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो? तो वो भी नहीं हुआ थी। तो प्रॉब्लम जो दिल्ली में है, क्योंकि मनीष भाई से जब मिलना हुआ था तो उनसे हमने पूछा था नेपाल में ये हाल है, तो आपने तो पूरा टीम ही चेंज किया होगा दिल्ली का, इसीलिए रिजल्ट पाए होंगे। तो मनीष भाई ने एक आंसर दिया था, नहीं भैया, हुनर किसी के भी पास है, बस उसको ट्रिगर की जरूरत है। तो हमने ट्रिगर दे दिया था। यहाँ भी स्वेटर बुनने वाले टीचर्स हैं, वो धूप में खुद को सिखाने वाले टीचर्स यहाँ भी थे, यहाँ भी गॉसिप करने वाले टीचर्स बहुत अभी भी हैं। लेकिन उन्हीं टीचर्स में से हमने टीचर्स को टीचर्स बनाया, कोई नया टीम नहीं लाया है। मनीष भैया ने जो ये कहा था हमने यहाँ आकर प्रैक्टिस भी किया। नहीं, ऐसा ये बात नहीं है कि सब कुछ खराब टीचर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1-2 जो गिनती में आने वाले असल टीचर्स हैं ना, उनको भी बाकी टीचर्स के इन्वायरमेंट में डिसेबल जैसा बना दिया है। जैसे कि एक स्कूल में 30 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स कुछ करने की खातिर कर रहे हैं, बाकी 25 टीचर क्या कर रहे हैं, देखो वो कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बस गॉसिप में लगे हुए हैं 25 टीचर। तो बाकी 5 टीचर्स का भी क्या होता है कि वो जो मनोबल है वो हाथ से बिखरने वाला। तो ऑल ऑफ अ सडन इंटायर टीचर्स को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो लुकिंग टीचर्स से बीइंग टीचर्स में लाने के लिए बहुत स्ट्रगल तो जरूरी है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया है। निर्मल सर, आई हैवंट गिव अप yet. I know that, sir. I know that because you are doing your best. We are very much hopeful to you what you are doing right now in my school. That is going on very positively. That is why I want to salute you for that change in the mind of the teachers. That is a It very is great your work, sir. greatness, sir.
Sir, That's your please, I good words. request you to supply the link to the teachers who attended the 4 days session on I human do that. value. But I think, sir, you are doing a lot. But if once Didi comes one to Nepal, Sure, you will get much more help from her, and we can do far better. sure, she will You are come. doing the best you are doing right now, because just I have already said you. I have already said you. I just reward you my salute due to your work. So whatever you are doing right now in Sarlai, that's the great thing, sir. So if, and if Didi also will be together with you know because you have not kept us together with you. You always collected the teachers, and you was with you were with the teachers, because I have also one complaint about Nirmal sir, that when we were there, Nirmal sir was not there with us. Same thing. some ओके दीदी, problems शायद आपको देरी हो गई है क्योंकि अभी तो ये तो बहुत 8:40 कितना 9:30 भी क्रॉस कर चुका है। आपका शाम का वक्त भी वर्चुअली नेपाल से डिस्प्ले कर रहे हैं। दीदी आपका बहुत बहुत आभार। हम तो क्या है, बात करते ही रहेंगे। निर्मल सर, जीवन विद्याको शिविरमा जतिजना पनि संलग्न हुन्छौँ, जितने भी जीवन विद्या शिविर को एसोसिएट करते हैं, तो ये मानते हैं कि कोई देश नहीं, कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं, कोई भाषा नहीं। जैसे कि हम वहाँ जो भी जाते हैं, वहाँ दीदी भाई ऐसा रिलेशन बना लेते हैं। नो सर मैडम नथिंग। तो आशा दीदी को तो पहले ही बता चुका हूँ कि दीदी नेपाल में आपका एक घर है, जब भी दिल करे आ जाइए। जब भी दिल्ली आएंगे वहाँ होटल नहीं ढूंढेंगे, बस आशा दीदी कहाँ पर। मोस्ट वेलकम। जी ठीक है दीदी, भैया जी। हाँ जी, नमस्ते। आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हो सके तो 20 में मिलेंगे, नहीं तो आने वाले संडे तो हमारा सेशन है ही है। जी श्योर। जी दीदी, नमस्कार। नमस्ते, सभी को नमस्ते। सबे नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।